हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं गृह विज्ञान कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर का आपके पास लेके आई हूँ। ठीक है, गृह व्यवस्था के सिद्धांत। इससे पहले हमने गृह व्यवस्था के उद्देश्य पढ़ चुके हैं। ओके, गृह के उद्देश्य में हम लोग गृह का वातावरण को उत्तम बनाना, सर्वांगीण विकास, पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय, कार्यकुशलता, विश्राम तथा मनोरंजन, समाज सेवा इत्यादि हम इसमें देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गृह व्यवस्था के सिद्धांत के तरफ। ओके, तो गृह विज्ञान के सिद्धांत में पहला है गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। मैंने घर के जो कार्य हैं उसके क्या सिद्धांत होते हैं, उसके क्या नियम होते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति करना सफल गृह व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। जो आप गृह व्यवस्था बना रही हैं उसमें सबसे पहला आपका अनिवार्य आवश्यकता ये होना चाहिए कि घर के जो भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, वो संतुष्ट हों। ओके, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था मैंने घर में जो आप गृह व्यवस्था बना रही हैं उसमें जो आप मैंने कि कितनी आय है, कितना व्यय हो रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। गृह व्यवस्था में उचित व्यय करते हुए कुछ न कुछ बचा लेना ही अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का आवश्यक पहलू है। इसके लिए बचत को उचित माध्यम से विनियोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कितना हमारा आय है और कितना हमें व्यय करना चाहिए, तो हमें बचत भी ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये हमें आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, तीसरा है श्रम व समय की बचत के सिद्धांत। गृहिणी में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह कार्य करते समय श्रम व समय की बचत करे ताकि बचे हुए समय का किसी अन्य प्रकार से उपयोग किया जा सके। जैसे हम पैसे की बचत करते हैं उसी तरह से हमें श्रम और समय की भी बचत करनी चाहिए। अगर हम थोड़े ही श्रम करने से बहुत सारा काम कर लेते हैं तो हमें थकान नहीं होती है और हम अन्य कार्य भी कर सकते हैं। और अगर उससे हमारे समय की भी बचत होती है और समय की बचत होगी तो हम घर के अन्य कार्य करने में सक्षम रहेंगे। ओके, चलिए चौथा देखते हैं अवकाश व मनोरंजन के सिद्धांत। तो गृहिणी को गृह कार्य के पश्चात शारीरिक व मानसिक थकान होती है, अतः उसे आराम की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अवकाश के समय में मनोरंजन भी आवश्यक होता है। मनोरंजन की किसी प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, अखबार, सिनेमा, टेलीविज़न आदि। मैंने कि जैसे भी हमारा कि मानसिक उलझन ख़त्म हो सके। अगर हम थक जाते हैं, किसी एक ही कार्य को अगर देर तक किया जाता है तो उससे थकान हो जाती है, जबकि कार्य में बदलाव कर दिया जाता है तो उससे थकान नहीं होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं गृह व्यवस्था के साधन। ओके, गृह व्यवस्था के कौन कौन से साधन हैं? तो इसमें 3 साधन आते हैं, भौतिक साधन, मानवीय साधन और सार्वजनिक साधन। तो भौतिक साधन में आपके घर की बनावट तथा उपयुक्त स्थिति, पारिवारिक आय, आधुनिक यंत्र व उपकरण, ये भौतिक साधन होते हैं। कि आपके घर की बनावट कैसी है, कैसा रख रखाव है और उसकी आपके इस परिवार की स्थिति कैसी है, ये आपके भौतिक साधन है। परिवार की आय कितनी है और आपके घर में कौन कौन से यंत्र उपकरण उपयोग किए जाते हैं जिससे कि आपके गृह व्यवस्था में सहायता मिलती हो। ठीक है, मानवीय साधन हो गए। देखिए, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो मानवीय साधन होते हैं क्योंकि उनसे घर के कार्य को कि घर में कितने सदस्य हैं और किस के पास कौन सा गुण है, तो उसके अनुसार जो भी कार्य होता है हम उसको लोगों में वितरित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए रुचि। जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि किसको किस में रुचि है, किस में कैसा गुण है, तो ये रुचि कि जिसको जिस चीज़ में रुचि होती है वो भी एक साधन है। उसके अनुसार हम उसे काम सौंप सकते हैं। व्यवहार व मनोवृत्ति,
अगर आपकी व्यवहार अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो उससे भी परिवार को जो है गृह व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। अन्यथा अगर किसी में झगड़ा करने की रुचि रहती है, यानी कि लोग ऐसा काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरा पर्यावरण जो है वहाँ का माने कि डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छे काम को बहुत अच्छे से, जो आपकी रुचि भी रहती है, उसे आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने व्यवहार को बहुत ही सरल बना के रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी गृह व्यवस्था को अच्छे से चला सकें। ज्ञान व प्रवीणता, मानवीय साधन में जो है ज्ञान व प्रवीणता का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान रहेगा तभी तो आप कोई भी कार्य भी अच्छे से कर सकते हो। अगर ज्ञान ही आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कार्य जो है प्रवीणता से नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक साधन, सार्वजनिक साधन कौन होते हैं जो गृह व्यवस्था के साधन में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो पहला है विद्यालय, दूसरा है अस्पताल, तीसरा है पुस्तकालय, चौथा है बैंक, डाकघर, बीमा निगम आदि, और पांचवा है यातायात के साधन, छठवां है धार्मिक स्थल, और सातवां है विद्युत टेलीफोन से संबंधित कार्यालय। ओके, यानी कि सार्वजनिक साधन है ये जो हमारे गृह व्यवस्था में हेल्पफुल होते हैं। ओके, क्योंकि आपको कभी भी किसी चीज़, मान लीजिए शिक्षा की ज़रूरत हमें होती है तो उसके लिए हम विद्यालय जाते हैं। किसी की तबीयत अगर ख़राब हो गई तो उसके लिए हमें अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आपको कोई पुस्तक वैसी बहुत अच्छी से पढ़ने की मन हो रहा है तो उसके लिए पुस्तकालय जो है हमारे लिए सही होता है। और हमारे पैसों को जमा करने के बैंक, डाकघर, बीमा आदि जो है हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद से यातायात के साधन, अगर आपको कहीं आना जाना हो तो उसके लिए मैंने कि आप जितना फास्ट जा सकते हैं तो उसके लिए यातायात के साधन आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर धार्मिक स्थल, अगर आप का मन जो है घर में नहीं लग रहा है, फिर जो भी मैंने कि पूजा पाठ जो भी हो, तो वैसे जगहों पे थोड़ा सा विचरण करने से, घूमने से जो है थोड़ी मानसिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है, मानसिक शांति मिलती है। और सातवां है विद्युत टेलीफोन संबंधित कार्यालय, मैंने कि ये सारे कार्यालय भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम जो है किसी के भी समाचार को अपने घर पे बैठे बिना समय गवाए जो है जान जाते हैं। ओके, तो चलिए भौतिक साधनों में जो है हम उसको विस्तृत से देखते हैं। तो भौतिक साधन गृह व्यवस्था द्वारा, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी, ठीक है, गृह व्यवस्था द्वारा व्यक्ति की मौलिक तथा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जैसे मकान बनाना, भोजन तैयार करना, वस्त्र सिलना तथा धोना, घर की सफाई आदि। इन सभी कार्यों में कोई न कोई पदार्थ या साधन आवश्यक है। बिना खाद्य सामग्री, बर्तन तथा ईंधन के हम भोजन नहीं पका सकते। बिना कपड़ा, सुई, धागा, कैंची, मशीन के वस्त्र नहीं सिल सकते। इसी प्रकार मकान बनाने के लिए सीमेंट, गारा, लोहा आवश्यक होता है। करने का तात्पर्य यह है कि भौतिक साधन में सभी पदार्थ हैं जो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। गृह व्यवस्था में धन एक प्रमुख साधन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं समय न गवाते हुए। मानवीय साधन, मानवीय साधन इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों का सहयोग आता है। अकेली गृहिणी समस्त कार्य जो है नहीं कर सकती। परिवार के अन्य छोटे बड़े सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे सबके साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए और प्रत्येक सदस्य से उसकी रुचि, योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार ही यह सहयोग मांगना चाहिए। जिस परिवार में गृहिणी की ऐसी पारस्परिक सहयोग प्राप्त होता है, वहाँ की गृह व्यवस्था में कभी कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती। ऐसा सहयोग तो भारतीय परंपरा के संयुक्त परिवारों से ही अधिक मिल पाता है। वृद्धा सास साग सब्जी काटने में, ससुर बाजार का सामान लाने में अथवा बच्चों को पढ़ाने में, बड़े लड़के बैंक डाकखाने आदि का कार्य करने में, और नंदे या बड़ी अविवाहित कन्याएं घर की सफाई, साज सज्जा या सिलाई बुनाई करने में सहयोग देती थी। इस दृष्टि से संयुक्त परिवारों का अपना अलग महत्व था, किंतु आज की अर्थव्यवस्था में तथा विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवारों की प्रणाली समाप्त होती जा रही है और एकाकी परिवार ही अधिकतर पाए जाते हैं। इनमें पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहते हैं।
जब तक छोटे बच्चे रहते हैं उनको सहयोग मिलने का प्रश्न ही नहीं रहता। गृहिणी को स्वयं ही कार्य करना पड़ता है। केवल पति पत्नी ही परस्पर सहयोग करके गृहस्थी की गाड़ी चलाते हैं। आगे चलते हैं। सार्वजनिक साधन, शिक्षा संस्थाएं, अस्पताल, डाकखाना, बैंक, यातायात के साधन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चे की शिक्षा का भार शिक्षा संस्थाओं द्वारा उठाया जाता है। रोगी की चिकित्सा अस्पताल में होती है। सभी लोगों के पास निजी वाहन की सुविधा नहीं होती है, अतः सरकारी या अन्य उपलब्ध यातायात के साधनों का उपयोग करना होता है। धन को रखने और बचत के विनियोग में डाकखाने और बैंक सहायक होते हैं। इन सब के ज्ञान से ही गृहिणी एक समुचित लाभ उठा सकती है। ठीक है, और चलिए हम देखते हैं गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्व। तो गृह की स्थिति, पहला है गृह की स्थिति, दूसरा है परिवार का संगठन और तीसरा है परिवार का सहयोग, चौथा है आय व्यय का संतुलन, पांचवा है रहन सहन का स्तर और छठवा है उपयुक्त यंत्र उपकरण और कार्यस्थल। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा है। गृह की स्थिति, गृह का निर्माण कैसे स्थान पर है, वह किस प्रकार का है, यह दोनों बातें घर की व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। घर से बाजार, स्कूल, कॉलेज, डाकखाना, बैंक, अस्पताल तथा गृह स्वामी का कार्यस्थल कितनी दूर है, ये भी गृह व्यवस्था को प्रभावित करता है। घर में परिवार के सदस्यों के लिए जितना स्थान है उनके अनुरूप कमरों का प्रबंध करना पड़ता है। शौच गृह, स्नान गृह आदि जैसा प्रबंध होता है, वैसी ही उनकी सफाई आदि की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसका भी हमारे गृह व्यवस्था पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। मेरे बच्चे आ गए इसलिए मैं यहीं पे अभी क्लोज करती हूँ। आगे जो है इसका मैं वीडियो बना कर डाल दूँगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।